नहीं आएगी कैमरे में। चलो लास्ट क्लास में क्या किया था जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरीज ऑफ एथिक्स करी थी, एकदम इजी थी। 3 थ्योरीज थी, वैसे ऐसे ही बता सकते हो क्या? एक सेकेंड बस रुकना। लास्ट क्लास में हमने क्या की थी? थ्योरीज ऑफ एथिक्स। कितनी थ्योरीज थी? 3। कौन कौन सी? वर्च्यू, कंडक्ट और राइट्स बेस्ड। वर्च्यू एथिक्स मतलब क्या होता है? व्हेन यू फोकस ऑन वर्च्यूज। वर्च्यूज का मतलब क्या होता है? गुड वैल्यूज। उसमें 3 थे, कौन कौन? प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेट्स। प्लेटो क्या बोलता था, क्या क्या होना चाहिए? विजडम, जस्टिस, करेज और टेम्परेंस। अगर जिसमें ये 4 चीजें, वो पर्सन क्या कहलाएगा? एथिकल। दूसरा क्या था? एरिस्टोटल क्या बोलता है वो? गोल्डन मीन अप्रोच। गोल्डन मीन अप्रोच मतलब मिडिल पाथ लो सारी चीजों का। फिर तीसरा कौन था? सोक्रेट्स। वो क्या बोलता था? इफ यू हैव नॉलेज देन यू आर एथिकल। ये कौन थे? वर्च्यू एथिक्स वाले थे। फिर नेक्स्ट कौन सा आया था? कंडक्ट। कंडक्ट मतलब मीन्स और एंड्स पे आप फोकस करते हो। उसमें 2 थे, टेलोलॉजिकल और डेंटोलॉजिकल। टेलोलॉजिकल मतलब व्हेन यू फोकस ऑन एंड्स। फिर टेलोलॉजिकल में भी फर्दर 3 थे, कौन कौन से? यूटिलिटेरियन, हेडोनिज्म और ईगोइज्म। यूटिलिटेरियन मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर। हेडोइज्म मतलब व्हेन यू फोकस ऑन प्लेजर और हैप्पीनेस। थर्ड क्या था? ईगोइज्म, व्हेन यू फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। देखा था अपन ने ये एक दूसरे से कैसे वेरी भी कर रहे थे, राइट? किसी केस में कोई पर्सन एथिकल हो रहा था और कोई पर्सन अनएथिकल हो रहा था। फिर दूसरा कौन सा था? टेलोलॉजिकल के बाद डेंटोलॉजिकल। डेंटोलॉजिकल मींस व्हेन यू फोकस ऑन मींस। फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी में बहुत हार्ड वर्क किया और फेल हो गए तो पर्सन एथिकल है अनएथिकल है? एथिकल है। क्यों? बिकॉज इट फोकस ऑन मींस, कर्मों पे बिलीव करता है, फल पे बिलीव करता है क्या? नहीं। लेकिन अगर टेलोलॉजिकल में अगर आपने वर्क करा, बहुत हार्ड वर्क किया और यूपीएससी में फेल हो गए, देन यू आर अनएथिकल। लेकिन अगर चीटिंग करके पास हो गए तो टेलोलॉजिकल तो बोलता है एंड्स अचीव हो गए ना, इट मींस यू आर एथिकल। लेकिन डेंटोलॉजिकल क्या बोलेगा? यू आर अनएथिकल। ये सभी को समझ में आ गया था? तीसरा कौन सा था? राइट्स बेस्ड एथिक्स। राइट बेस्ड एथिक्स मतलब हाँ, जब आपका कंडक्ट कुछ ऐसा है कि आप किसी और के राइट्स को वायलेट नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या इंपोज करी थी? इमरजेंसी। उससे किसी के राइट्स वायलेट हो गए थे? हाँ, अगर राइट्स वायलेट हो गए थे मतलब गवर्नमेंट ने क्या वायलेट कर दिया था? राइट्स बेस्ड एथिक्स को। ध्यान रहेगा। ये तो इन लोगों ने डेफिनेशन दी थी। फिर अपन ने एक एथिक्स की डेफिनेशन पहली क्लास में भी समझी थी। क्या थी वो? एथिक्स आर मॉरल स्टैंडर्ड्स, है ना, ऑफ सोसाइटी। यही देखा था अपन ने। हाँ, तो वो सबसे ज्यादा फिट बैठने वाली डेफिनेशन थी। अच्छा, एथिक्स सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करता है, राइट? और एथिक्स किसमें हेल्प करता है? लॉ मेकिंग में। भाई जो सोसाइटी, एथिक्स मतलब क्या है? दैट इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। जो मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है वही एथिक्स है। जो मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है तो गवर्नमेंट भी तो वही डिसीजन लेगी ना जो मेजॉरिटी एक्सेप्ट करेगी। तो एथिक्स किसमें हेल्प करता है? लॉ मेकिंग में। ये चीज ध्यान रहेगी। अब वो सब देख लिया था, एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, क्या नाम है इसका? 4 टाइप्स ऑफ एथिक्स। कितने टाइप्स के एथिक्स होते हैं? 4 टाइप के। डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव और क्या है? मेटा और एप्लाइड। मेटा और एप्लाइड, ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा एथिक्स आता है? अगेन आपको बता रहा हूं, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15 to 30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। डिस्क्रिप्टिव, सबसे पहला एथिक्स कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये सिर्फ चीजों को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है कि ये ऐसा है तो एज इट इज है। फॉर एग्जांपल ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। अभी ये क्यों? बस ये बताता है कि ई इज इक्वल टू क्या है? एमसी स्क्वायर। ये कौन सा एथिक्स है? डिस्क्रिप्टिव। ये सिर्फ डिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब करता है, ये सिर्फ बता रहा है कि ई इज इक्वल टू क्या है? एमसी स्क्वायर। अब जो दूसरा एथिक्स है उसका नाम क्या है? नॉर्मेटिव। जब आप ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर को यूज करके डिसीजन लेने लग जाओ। फॉर एग्जांपल ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है। इससे आप या तो मिसाइल बना सकते हो या न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट भी स्टैब्लिश कर सकते हो। सो व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजन तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं? नॉर्मेटिव एथिक्स। ये चीजों को क्या कर रहा है? प्रिस्क्राइब कर रहा है। सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है क्या? नहीं, प्रिस्क्राइब कर रहा है। तीसरा एथिक्स कौन सा है? मेटा एथिक्स। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है? एथिक्स का इवैल्यूएशन शुरू कर देता है।
जैसे मैंने बोला रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये सब सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। हाँ, ज़्यादातर लोग अपन एक्सेप्ट करते हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो वो क्या बन गया, एथिक्स का पार्ट बन गया। तो अगर मैंने बोला रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, तो ये क्वेश्चन करेगा एथिक्स को दैट व्हाट इज गुड इन रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग क्यों करें हम, एल्डर्स को रिस्पेक्ट क्यों दें, जो उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, तो ये करप्शन के लिए क्या बोलेगा, आमन लोग बोलते हैं करप्शन इज बैड, तो ये बोलेगा व्हाट इज बैड इन करप्शन, करप्शन में क्या गलतियां हैं, उसको आप क्या करो, एनालाइज करो, लिस्ट डाउन करो। तो ये समझ में आया, यहाँ पर दिया हुआ मैंने इवैल्यूएशन ऑफ एथिक्स इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड करप्शन, करप्शन इज अ बैड थिंग, सो व्हाट इज बैड इन करप्शन, ये कौन बताएगा हमको, मेटा एथिक्स। व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट गुड एंड बैड इन एथिक्स, देन इट इज मेटा एथिक्स। नेक्स्ट क्या है, अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स मतलब जब कोई भी कंफ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाए और आप उसमें किसको यूज करना शुरू कर दो, एथिक्स को, तो हम क्या बोलते हैं उसको, अप्लाइड एथिक्स। व्हेन वी यूज अवर एथिकल नॉलेज टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। फॉर एग्जांपल सेक्शन 377, सेक्शन 377 क्या था, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए था, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, यही बोल सकते हैं, है ना। अब अगर सेक्शन 377 पे डिसीजन लेना था तो देखना ये भी एक एथिकल इश्यूज था भाई। इसमें दो टाइप के ग्रुप थे, 2 ग्रुप्स इमर्ज कर गए थे, वन इज दोज हु आर अगेंस्ट इट एंड दोज हु आर फेवरिंग इट, यही बोल सकता हूं मैं, जो फेवर में थे, जो अगेंस्ट में थे। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोल रहे थे सेक्शन 377 को आप क्या कर दो, एबॉलिश कर दो, तो मतलब वो इसको क्या कर रहे थे, एबॉलिश के फेवर में थे। और कुछ लोग थे वो बोल रहे थे नहीं नहीं ये क्या होना चाहिए, क्राइम होना चाहिए, ये सोसाइटी में ये सारी चीजें हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप था क्या, दोनों बड़े ग्रुप थे। यहाँ पर क्या थी, मेजोरिटी डिवाइडेड थी प्रॉपरली। तो अब आप क्या कर रहे हो, एथिक्स के नॉलेज को यूज कर रहे हो कि भाई क्या हो रहा है, सारे एप्लीकेशंस को यूज करके अब आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, एक डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हो, राइट। ट्रिपल तलाक भी ले सकते हैं क्या अपन यहाँ पे, ट्रिपल तलाक। अगर देखा जाए मुस्लिम मेल्स की मैं बात करूं, तो मुस्लिम मेल्स की मेजोरिटी तो क्या बोलती थी, यस इट इज गुड, वो फेवर में थे कि ट्रिपल तलाक शुड बी देयर। वुमेन्स क्या बोलती थी, नहीं इट शुड बी एबॉलिश्ड। तो अगेन यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन थी ना कि भाई मेजोरिटी बोल रही है उसको रहना चाहिए और मेजोरिटी बोल रही है उसको नहीं रहना चाहिए। हिंदूज क्या बोलते थे वैसे उस पर, हिंदूज वालों को तो कोई मतलब नहीं था, हिंदूज का ज्यादातर का तो ये था ठीक है मुस्लिम सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे तो हटा दो, यही था। तो ये क्या हो रहा है, हाँ ये मेल्स का था। असल में हमारे यहाँ पे बहुत सारे धरने वरने निकले ना, उनको कोई मतलब था, ऐसे बहुत सारी जगह। तो जैसे सबरीमाला टेम्पल देखा था, हाँ वहां पर कर्नाटक की जो महिला धरना दे रही थी कि मुझे टेम्पल में एंट्री चाहिए, असल में उसको टेम्पल से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो क्या थी, एक कम्युनिस्ट थी, उसका क्या था कि हिंदू सेंटीमेंट्स को मुझे हर्ट करना है, राइट। तो वो वहां गई क्यों थी मंदिर में, उसको टेम्पल में कोई दर्शन करना थे क्या, वो तमाशा ही करने गई थी। वो क्या, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए गई थी, राइट। हाँ जैसे सबरीमाला भी क्या था, एक कन्फ्लिक्ट इशू था, सबको पता है सबरीमाला टेम्पल इशू क्या है। हाँ लॉर्ड अयप्पा वो एक ब्रह्मचारी थे, तो वहां पर वुमेन्स की एंट्री क्या थी, बैन थी ऑफ मेंस्ट्रुअल एज ओनली, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, बोले नहीं भाई वुमेन की एंट्री क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 5 जजेस की बेंच ने उसको हेड किया। उसमें सिर्फ एक महिला जज थी जिसने क्या बोला कि नहीं एंट्री को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है पर्सनल मैटर है। और वैसे वो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूट का फंडामेंटल राइट भी था। आर्टिकल 2930 आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या बोलता है आर्टिकल 2930, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को राइट मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का हेड कौन होगा, तो क्या उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, क्या किसी काजी को मंदिर का हेड बनाया जा सकता है, नहीं। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट का एक फंडामेंटल राइट है कि वो डिसाइड करेगा कि उनका हेड कौन होने वाला, राइट। तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी डिसाइड करेगा कि किसको एंट्री मिलेगी, किसको एंट्री नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल जगन्नाथ टेम्पल का नाम सुना है, 4 धाम है भारत में, है ना। हाँ उसमें जगन्नाथपुरी भी एक है भाई। ज्यादातर लोगों के लिए 4 धाम मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसा नहीं है। उसमें धाम सिर्फ एक ही है, बद्रीनाथ। केदारनाथ कोई धाम है क्या अपने आप में, नहीं, वो एक शिवलिंग है। बाकी मेन टेम्पल कौन सा है वहां पे, बद्रीनाथ धाम, लॉर्ड विष्णु का। तो ऐसे 4 हैं टोटल। एक कहाँ पर है, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में। वहां पर रूल है कि जो भारतीय नहीं है वो उस मंदिर में एंट्री नहीं ले सकता है। इस्कॉन टेम्पल का सबने नाम सुना है, उन्होंने तो क्या है लाखों भक्तों को बना दिया है, वो फॉरेनर्स हैं, लेकिन वो फॉरेनर्स अब एंट्री कर पाते क्या उस टेम्पल में, नहीं। लेकिन इस्कॉन के लिए लॉर्ड जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनकी यात्रा वगैरह भी निकालते ना। तो वो डिवोटीज क्या करते हैं, वो मंदिर के आसपास ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको एंट्री तो मिलती नहीं है। तो क्या यहाँ पर एंट्री दे देना चाहिए, आंसर इज अगेन नो, क्योंकि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसका एक फंडामेंटल राइट है टू एक्सक्लूड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मंदिर मुस्लिम्स को या क्रिश्चियन को एक्सक्लूड करता है तो उस पर गवर्नमेंट कुछ बोल सकती है, नहीं, क्योंकि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। हाँ लेकिन अगर वो मुस्लिम बोलता है कि चलो मैं हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाता हूँ, तो भी डिसीजन ले सकता है कौन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन।
ये चीज ध्यान रहेगी। जब आप डिस्प्यूट को सॉल्व करते हो तो आप कौन सा एथिक्स यूज करते हो? अप्लाइड एथिक्स। इजी है, याद रहेगा। कैपिटल पनिशमेंट को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अगेन डिस्प्यूटेड है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कैपिटल पनिशमेंट को देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट को नहीं देना चाहिए। वैसे कैपिटल पनिशमेंट को नहीं देने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इट इज इरिवर्सिबल। क्या आपने एक बार किसी को फांसी की सजा दे दी, क्या आप उसको वापस ला सकते हो? अगर डिसीजन में मान लो 0.1% की भी गलती कर दी आपने, तो क्या आप उस आदमी को वापस ला सकते हो? नहीं। इसलिए बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन। लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं कि देना भी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ठीक है, सिर्फ किस केसेस में देंगे? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, एक्सट्रीम केसेस में देंगे केवल। हर केस में देंगे क्या कैपिटल पनिशमेंट? नहीं, सिर्फ किन केसेस में देंगे? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देंगे। ये चीज ध्यान रहेगी। इजी है। चलो, ये छूट गया था अपना, तो अपन ने 4 टाइप के एथिक्स देखे। कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा देखा? डिस्क्रिप्टिव, इट ओनली डिस्क्राइब्स, फॉर एग्जांपल ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर। नॉर्मेटिव मतलब अब ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर को आप कहाँ यूज करोगे? आइदर यूज इट टू मेक मिसाइल और फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। फिर नेक्स्ट क्या है? मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या करता है? एथिक्स को इवैल्यूएट करता है। फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टिंग एल्डर, हाँ एथिकल है, सो व्हाई, व्हाट इज गुड इन रिस्पेक्टिंग एल्डर्स? करप्शन बैड है, सो व्हाट इज बैड इन करप्शन, राइट? और अगर जस्टिफाई नहीं कर पाए तो, अगर करप्शन बैड है या आप जस्टिफाई नहीं कर पाए तो फिर तो करप्शन भी क्या हो जाएगा? एथिकल हो जाएगा। अप्लाइड एथिक्स बता दिया मैंने, डिस्प्यूट सॉल्व करने में आप इसको यूज करते हो, राइट? ये सब तो कर लिया था अपन ने। अगेन आपको बता रहा हूं, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15 to 30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हो, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हो। प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है, पहले उसको फिनिश करते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। नहीं, आज की चल रही है, ये लेफ्ट आउट टॉपिक है। आज की क्लास मतलब मेरी नई स्लाइड्स को शुरू करेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना, दैट दे वांट टू अचीव। फॉर एग्जांपल मैं हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हमारा गोल क्या है? अवर गोल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही बोल सकता हूं मैं, है ना। अवर गोल इज सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यही बोल सकते हैं। सो वी आर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट वी वांट टू अचीव? प्रॉफिट और सिलेक्शन, यही बोल सकता हूं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये बिल्डिंग है, मैन एंड मटेरियल है, टीचर्स लगा रखे हैं, राइट, स्टाफ रख के रखा है। सो ये क्या है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल दिस विष्णुगुप्त एकेडमी क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मैंने क्या किया? मैन और मटेरियल को सिस्टमेटिकली अरेंज किया ताकि वो क्या अचीव कर सके? मेरा गोल। और गोल किसका एम है? एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन उसके लिए मुझे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट मतलब अगर मुझे मेरे इस गोल को अचीव करना है तो प्लानिंग करना पड़ेगी ना। सो जो प्लानिंग के लिए लोग हैं वो क्या है? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इजी है। सो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग इसलिए पता होना चाहिए कि अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? व्हाट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अचीव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो उनका भी कोई ना कोई एम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एम होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो उनका एम होता है, राइट। गुड गवर्नेंस, ये क्या होता है? उनका एम होता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है? कुछ ना कुछ गोल होता है। उसके लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पर मैन और मटेरियल सिस्टमेटिकली अरेंज रहते हैं और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? प्लानिंग वगैरह, दैट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इजी है? इजी है। सो व्हाट इज रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रहता है? ऑर्गेनाइज, इंप्लीमेंट एंड ओवरसी व्हाट? दे आर द इन्फोर्सिंग एजेंसी। और इनका पर्पस क्या रहता है? दैट एडमिनिस्टर द लॉज एंड रेगुलेशन एंड कीप पब्लिक लाइफ इन मोशन। यही काम रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का। क्या काम रहता है? टू कीप पब्लिक लाइफ इन मोशन, सारी चीजें प्रॉपर चलती रहे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सिविल सर्वेंट, यही बोल सकता हूं मैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? सिविल सर्वेंट। वैसे वो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है, एजुकेशन को टच करता है, हाँ, हेल्थ को टच करता है, हाँ, पासपोर्ट वगैरह बनवाने गए, मतलब मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ आर टच्ड बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। उसका एथिकल होना जरूरी है क्या? हाँ।
अगर वो खुद ही एथिकल नहीं रहेगा तो क्या वो चीज़ों को प्रॉपर प्रमोट कर पाएगा? मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ही क्या है, करप्ट है, तो क्या वो कर पाएगा प्रॉपर चीज़ों को एग्जीक्यूट? नहीं। ये जो पब्लिक सर्विसेज होती है ना, हमेशा पब्लिक और जनता के बीच में, एक तरफ होती है गवर्नमेंट, है ना, और एक तरफ होती है सिटीजन। इनके बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है। इनके बीच बॉन्ड किसका होता है? ट्रस्ट का। अगर वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा तो फिर सिटीजन गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगे क्या? नहीं। अगर गवर्नमेंट एथिकल नहीं है तो वो बॉन्ड रहेगा क्या इनके बीच का? नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रहेगी। ठीक है, अब शुरू करें अपनी आज की क्लास के साथ। अभी अपन ने क्या किया? 4 टाइप के एथिक्स देखे, फिर क्या देखा? एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस देखा। इजी था क्या डिफरेंस? तुम इतने दिन बाद क्यों आई हो? ठीक है, अभी सुनो, जो क्लासेस निकल गई है ना उसके वीडियो के लिंक मैम से ले लेना। 2 ही क्लासेस निकली ना अभी तक तो बस, है ना, आज तीसरी है। अगर आज भी नहीं समझ में आया तो तीनों के लिंक ले लेना और 1 बाय 1 आज ही देख के आना उनको, तो कल से सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कौन हेड करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिविल सर्वेंट। तो उसमें कैसे एथिक्स मतलब क्या होता है? मॉरल स्टैंडर्ड्स, यही बोल सकते हैं। उसमें मॉरल स्टैंडर्ड्स किस टाइप के होना चाहिए? वैल्यूज मतलब उसमें गुड वैल्यूज होना चाहिए, बैड वैल्यूज। और गुड वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? वर्चूज। क्या बोलते हैं? वर्चूज। तो उसमें किस टाइप के वर्चूज प्रेजेंट होना चाहिए? तो देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब उसमें किस टाइप का एथिक्स होना चाहिए, उसमें क्या वैल्यूज होना चाहिए। वैसे वैल्यूज का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस दैट वी अटैच विद समथिंग। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर किसको प्रेफरेंस दे, है ना, वो किसको प्रेफरेंस देगा? देखो, वैल्यूज से क्या बनती है? मोरालिटी। आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, आप उसको सपोर्ट करने लगते हो, है ना। और आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंस को मैं क्या बोलता हूँ? मोरालिटी। और सोसाइटल ओरिएंटेशन को क्या बोलता हूँ मैं? एथिक्स। तो देखो, वैल्यूज से बनती है क्या? मोरालिटी। मोरालिटी से बनता है एथिक्स, और एथिक्स से बनते हैं लॉस। यही होता है। हाँ, तो उसमें किस टाइप की वैल्यूज, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर किसको इंपॉर्टेंस दे, किसको प्रेफरेंस दे? तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? पॉलिटिकली न्यूट्रल। अब ये बोलने की बात है, बट क्या सच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है? बताओ, नहीं होता। आपने देखा होगा, सरकारें बदलती हैं तो तुरंत क्या होना शुरू हो जाते हैं? ट्रांसफर्स, है ना। बोलते हैं ना, सरकार बदली, इतने तबादले हो गए। तो तबादले किसके होते हैं? चपरासी के थोड़ी होते हैं, वो किसके होते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के, IAS IPS के। क्यों? क्योंकि यूजुअली दे आर नॉट पॉलिटिकली न्यूट्रल। वैसे उसको पॉलिटिकली न्यूट्रल क्यों होना चाहिए, बताओ? देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या, आप ये समझो। बिल्कुल। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम होता है मेनली, वो 2 हो सकते हैं वैसे तो। एक होता है पॉलिसी मेकिंग और एक होता है पॉलिसी एग्जीक्यूशन। पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करता है? नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान। ये क्या है? सरकार का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव, इनका काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग, ये लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। सो इसका मेन काम क्या होता है? पॉलिसी एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है? पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है। अगर मान लो वो पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है, तो मोदी जी ने कोई लॉ बना और उसको पसंद नहीं आ रहा, तो क्या वो उसको एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपर तरीके से? नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं उसको क्या होना चाहिए? पॉलिटिकली न्यूट्रल। अब गवर्नमेंट हो सकता है कुछ भी लॉ बना दे, है ना, हो सकता है वो फ्रीबीज बांटना शुरू कर दे, लेकिन इसका काम क्या है? जो भी गवर्नमेंट करती है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना? ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करना। इसका काम ये दिमाग लगाने का नहीं है, क्योंकि जनता ने किसको चुना है? नरेंद्र मोदी को चुना है कि आप हमारे बिहाफ पे क्या करो? लॉज बनाओ। अगर मोदी जी ने कोई भी लॉ बनाया है तो इसको क्या करना पड़ेगा? उसको इंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, ट्रिपल तलाक बनाया। अगर मान लो कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर खुद मुस्लिम है, उसको ये चीज पसंद नहीं आ रही, भाई उसको पास एक सुविधा थी, जब मन किया रात में बीवी को बोला जाओ, T3 लिखा, काम खत्म, बोल दिया। इवन ऐसा था ट्रिपल तलाक में कि मन में भी सोच लिया तो तलाक हो गया, बोलने की भी जरूरत नहीं। किसी दिन वो दूसरी शादी करके आ गया, बीवी ने बोला क्या किया? बोले हाँ, वो कल रात में सपने में सोच लिया था मैंने, तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया। और अगर वो पॉलिटिकली क्यों वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर खुद मुस्लिम है और मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, तो क्या वो पॉलिसी को प्रॉपर इंप्लीमेंट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आप सबसे पहले तो क्या हो जाओ? पॉलिटिकली न्यूट्रल हो जाओ। बायसनेस छोड़ दो। जो भी मोदी जी बोलेंगे, जो भी वो लॉस बनाएंगे, आपको क्या करना है? उनको इंप्लीमेंट करना है। वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम होता है। वैसे वो पॉलिसी मेकिंग का भी काम करते हैं इनडायरेक्टली। क्यों करते हैं बताओ? बिल्कुल देखना, क्योंकि जो मंत्री रहते हैं उनके सेक्रेटरी रहते हैं। सेक्रेटरी मतलब क्यों रहते हैं? वो उनको हेल्प करते हैं। देखो, मंत्री कौन बनता है? पॉलिटिकल हेड कौन होता है? एक कॉमन मैन होता है, ले मैन जिसको बोलते हैं, वही होते हैं ना।
भाई मंत्री के पास कोई एक्सपर्टाइज होती है क्या? नहीं। और आजकल तो आपने देखा गठबंधन में एक से एक गवार भी मंत्री बन जाते हैं, कोई वो ऐसी हंसने वाली बात नहीं है, वो बात सही भी है। ऐसे ऐसे लोग भी मंत्री बन जाते हैं जिनको अपन खुद सोचते हैं कि क्या ही होगा, हो जाता है ना ऐसा। तो क्या वो लॉस बना पाएंगे प्रॉपर? उनको इतना अवेयरनेस है क्या? नहीं। तो उनके पीछे एक सेक्रेटरी लगा देते हैं, और वो सेक्रेटरी कौन रहता है? अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। वो कौन रहता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो बोलने के लिए तो उसका काम होता है पॉलिसी एग्जीक्यूशन का, बट वो पॉलिसी मेकिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, राइट। बट मेन उसका वर्क क्या होता है? पॉलिसी एग्जीक्यूशन। पहला समझ में आया, वो क्या होना चाहिए? पॉलिटिकली न्यूट्रल। दूसरा क्या होना चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक? ही शुड बी कमिटेड फॉर द वेलबींग ऑफ जनरल पब्लिक। वो किसके लिए काम करना चाहिए? जनरल पब्लिक। अब ये जनरल पब्लिक का मतलब क्या है कि वो ऐसा नहीं हो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करना शुरू कर दे, सपोर्ट करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल बीइंग एन IAS ऑफिसर, आप कहीं पे पोस्टेड हुए। अब देखना ये वाला फीचर भी ज़्यादातर लोगों में अवेलेबल नहीं रहता है, बताता हूँ कैसे। अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? वो आपको अपने फेवरेट डिस्ट्रिक्ट में रखेगी क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में वहाँ की गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया होगा अयोध्या में? जो थोड़ा हिंदुइज्म को सपोर्ट करता है। इट मीन्स ही इज नॉट पॉलिटिकली न्यूट्रल। दूसरा देखना, अब वो जनरल पब्लिक के वेलबींग के लिए रहेगा क्या? नहीं। वो मेनली किसको फेवर करेगा? हिंदूज के इंटरेस्ट को फेवर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको अपॉइंट ही इसलिए किया गया है। तो वैसे क्या होना चाहिए किसी भी पब्लिक सर्वेंट को या सिविल सर्वेंट को? जनरल पब्लिक के लिए वर्क करना चाहिए। किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। वैसे अगर वो जनरल पब्लिक के लिए ना करके पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करता तो उससे क्या होता है? लोगों का ट्रस्ट टूटता है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो अयोध्या की बात करूँ तो पर्टिकुलर ग्रुप एक मेजॉरिटी है जिससे सरकार भी बन रही है, तो यहाँ पर वो वर्क कर रहा है। लेकिन मान लो वो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को करने लग जाए, समझ रहे हो, सड़क नहीं बना रहा है, अस्पताल नहीं बना रहा, वहाँ करप्शन कर रहा है, तब जरूर लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, राइट। लेकिन अयोध्या के केस में तो वो काम कर जाएगा। तीसरा क्या है? ही मस्ट कैरीज आउट पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ये क्या है? उसका काम है। उसका काम क्या है? पॉलिसी एग्जीक्यूशन करने का। सो वो क्या करेगा? पॉलिसी को कैरी आउट करेगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपर तरीके से, पॉलिटिकली न्यूट्रल होके। पॉलिसी मेकिंग में भी उसका काम होता है क्या? मैंने बताया हाँ, थोड़ा बहुत होता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरीज वगैरह। वो सेक्रेटरी भी रहता है ना, हाँ। तो उसका काम किस में होता है? पॉलिसी मेकिंग में भी होता है। अब देखना, वैसे हर चीज़ के लिए अपने हिंदुस्तान में लॉज बहुत सारे हैं क्या? हाँ, जंगल ऑफ लॉज है, मल्टीट्यूड ऑफ लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं। पर क्या लॉ हर चीज़ को डिफाइन करता है क्या? हाँ, लॉ हर चीज़ को डिफाइन करता है क्या? आंसर इज नो। कई जगह इनके पास क्या रहता है? डिस्क्रिशनरी पावर भी रहता है, और ये केस का काम कर देते हैं, खुद से पॉलिसी बना देते हैं और चीज़ों को क्या करने लग जाते हैं? इंप्लीमेंट। तो ये इनको क्या करना चाहिए? दे आर मेनली कंसर्न विद पॉलिसी एग्जीक्यूशन ऑल्सो, बट पॉलिसी मेकिंग में भी कहीं ना कहीं इनका रोल रहता है। तो ये चीज़ समझ में आई। सो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? पॉलिटिकली न्यूट्रल, कमिटेड फॉर द वेलबींग ऑफ जनरल पब्लिक, दे मस्ट कैरीज आउट पब्लिक पॉलिसी एंड कंसर्न विद पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन। ध्यान रहेगा, एग्जीक्यूशन में इनका काम तो होता ही है, लेकिन मेकिंग में भी इनका काम होता है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15 to 30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेन्स का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। वाई एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें क्यों होना चाहिए? सिविल सर्वेंट को हम एथिक्स क्यों सिखाते हैं? बताओ क्यों सिखाते हैं? बिकॉज दे टचेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन, सारी चीज़ों को छूते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, सैनिटाइजेशन में, है ना। इवन एमपी लेड्स वगैरह में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, पता है ना, उसमें रोड वगैरह बनती है, पार्लियामेंट को 5 करोड़, जो भी एमपी रहता है उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो एमपी तो सिर्फ काम को सजेस्ट करता, असल में उसको कौन करवाता है? आईएएस ऑफिसर करवाता है, ध्यान रहेगा। दूसरा क्या दिया हुआ? सिटीजन्स आर नाउ मोर अवेयर। आजकल की जनता किसका यूज़ करती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सोशल मीडिया वगैरह, फेसबुक वगैरह बहुत चलाते हो आप लोग, तो आपको भी सारी चीज़ें पता हैं। और अगर आपको पता चलेगा यार काम ठीक से नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट टूट जाएगा ना आपका और गवर्नमेंट के बीच का, जो है ना। अगर ये प्रॉपर पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ट्रस्ट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्या करते हो एक्चुअली? आप लोग गवर्नमेंट की हेल्प करते हो बाय पेइंग टैक्सेस देते हो। अब आप बोलोगे हम तो देते नहीं है टैक्सेस, कोई इनकम टैक्स भरते हो क्या? तब भी आप टैक्स देते हो। कोई भी चीज़ खरीदते हो, इनडायरेक्ट टैक्स भरते हो। अगर आप टैक्स देते हो तो बदले में आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि हमको क्या मिले? हमको गुड गवर्नेंस मिले, प्रॉपर सर्विसेज मिले, रोड पे जाए तो कचरा वचरा ना हो, डस्ट बस ना हो। क्योंकि दुनिया में दूसरे नंबर के हाईएस्ट टैक्सेस कौन भरते हैं? हम लोग।
अब हम लोग टैक्सेस कैसे भरते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के स्टैंडर्ड के, और सर्विसेज कैसे मिलती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज जैसी। ये क्या हो रहा है, लोगों के बीच का जो ट्रस्ट है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। अगर ट्रस्ट टूटेगा तो अब आप टैक्स भरोगे क्या, नहीं, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, टैक्स इवेजन होगा कि नहीं। अब आप टैक्स को क्या करना शुरू कर दोगे, इवेड करना शुरू कर दोगे, या तो अवॉइड करना शुरू कर दोगे, यही करोगे। आप टैक्स ना भरोगे, आप अलग अलग स्कीमें निकालोगे कि कैसे बच जाए उससे। क्यों, क्योंकि जब आप टैक्स भरते हो तो बदले में उम्मीद करते हो कि हमको क्या मिलेंगी, सर्विसेज, और वो मिलती हैं, तो ट्रस्ट टूटता है, और ट्रस्ट टूटता है तो फिर ये सारी चीजें निकल के आती हैं। समझ में आया, ये समझ में आया। एथिक्स की जरूरत क्यों है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर टच एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन। दूसरा है सिटीजन आर नाउ मोर अवेयर। तीसरा है सिटीजन आर नाउ पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस प्रोसेस। कैसे कर रहे हैं, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, तो सिटीजन भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, इसलिए एथिक्स की जरूरत है क्या। हाँ देखो, डेमोक्रेसी खुद में भी एथिक्स ही है, समझना। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब आप गवर्नमेंट को कैसे चुनोगे, यही होता है। और गवर्नमेंट को कौन चुनता है, जनता। तो क्या हर आदमी एक ही पार्टी को वोट करके आता है, नहीं। मतलब डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी विंस वाला कॉन्सेप्ट होता है, और एथिक्स भी क्या है, मेजॉरिटी। भाई इसका ओरिएंटेशन देखो, फॉर एग्जांपल डेथ पेनाल्टी में मैं क्या बोलता हूँ, डेथ पेनाल्टी मस्ट बी एबोलिश, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको हटा देना चाहिए। लेकिन आप सब क्या बोल रहे हो, डेथ पेनाल्टी शुड बी देयर। तो कौन जीतेगा, क्यों, क्योंकि आप मेजॉरिटी हो, और मेजॉरिटी हो मतलब एथिक्स क्या बोलता है, डेथ पेनाल्टी शुड बी देयर, यही बोल सकता हूं मैं। एथिक्स मतलब सोसाइटल ओरिएंटेशन, और मोरालिटी मतलब मेरा इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। सो सिटीजंस आर नाउ पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट, और किस फॉर्म में करते हैं, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी खुद भी क्या है, एक एथिक्स का मॉडल है। सो अगर गवर्नमेंट खुद ही एथिकल नहीं रहेगी तो फिर काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स क्या होते हैं, देखो एक होते हैं रूल्स, जो कैसे हैं, रिटन रूल्स हैं, पर कुछ चीज़ें हम कन्वेंशनली फॉलो करते हैं, जैसे रेस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, अपने मम्मी पापा की इज्जत करना। ये कहीं लॉ में लिखा हुआ है क्या, तुम लोग खुद से कर रहे हो, चाहो तो समझ रहे हो, मना भी कर सकते हो, नहीं करना इज्जत, मारपीट भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। क्योंकि पर वो क्या तुम फॉलो कर रहे हो, सोसाइटल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो। तुमने क्या देखा, तुमने तुम्हारे पापा मम्मी को देखा, वो दादा दादी की इज्जत करते थे, दादा दादी उनके पिताजी की इज्जत कर रहे थे। सो एक कन्वेंशन चला हुआ आ रहा है कि क्या रेस्पेक्ट करना है, किसको, एल्डर्स को करना है, राइट। सो एक सोसाइटल नॉर्म्स है। सोसाइटल नॉर्म्स कैसे रहते हैं, अनरिटन, कहीं लिखे हुए हैं क्या, ये नहीं, ये हम फॉलो करते हैं, मगर ये कहीं लिखे हुए हैं क्या, नहीं, ये इलीगल है क्या, नहीं है, ध्यान रहेगा। और सोसाइटल नॉर्म्स आजकल क्या हो रहे हैं, बड़ी स्पीड से चेंज हो रहा है, और ये आइसोलेशन में है क्या, नहीं। सोसाइटल नॉर्म्स भी चेंज होते जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं। आजकल ज़्यादातर लोग पुरानी चीज़ों को क्या करते हैं, चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। भाई पहले क्या था, बोले रिलीजियस, गॉड की भी रिस्पेक्ट करना है, हाँ गॉड मतलब नेचर की रिस्पेक्ट करते थे। आजकल की सोसाइटी उसको भी चैलेंज करना स्टार्ट कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, सोसाइटल नॉर्म्स आर चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने सबरीमाला, पहले सबरीमाला में वुमेन्स की एंट्री थी, नहीं थी, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है, हाँ है, ध्यान रहेगा। ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक के भी चेंज होगा कि नहीं नॉर्म्स। पहले क्या था, ट्रिपल तलाक लीगल था, अब क्या है, इलीगल है। क्यों है, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हो गए हैं, चेंज। समझ में आए, सोसाइटी ने, महिलाओं ने क्या बोला, बहुत होगा अत्याचार, बंद करो स्काइप और फेसबुक पे तलाक देना, यही चल रहा था ना। बोले फेसबुक पे चैट हो रही है, जरा सी लड़ाई हुई, उन्होंने बोला जा भाड़ में ले रख ये T3, समझ गए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉर द वेल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नेंस का मतलब, गवर्नेंस मतलब एक प्रोसेस चल रही है गवर्नेंस की, हाँ। सो अगर उसको प्रॉपर फंक्शन करना है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को क्या होना जरूरी है, एथिकल होना जरूरी है। लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, देखना अगर गवर्नमेंट खुद लेजिटिमेट नहीं होगी, गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा बताओ। अगर गवर्नमेंट एथिकल नहीं है, एथिकल मतलब गवर्नमेंट सारी बढ़िया चीज़ों को फॉलो करे, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वहाँ पे बार बार आर्मी आ जाती है, तो गवर्नमेंट पे से लोगों का क्या हो गया है, विश्वास हट गया, क्योंकि गवर्नमेंट क्या नहीं बची है, विश्वसनीय नहीं बची है, लेजिटिमेट नहीं रही है। सो अगर लेजिटिमेसी रखना है गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट को क्या होना पड़ेगा, एथिकल, अदरवाइज गवर्नमेंट विल लॉस्ट लेजिटिमेसी। जैसे पाकिस्तान के केस में अब लोगों को भरोसा रहा गया, सरकार बिक गई है, वो यही बोलते हैं, क्योंकि कभी भी आर्मी आ जाती, कभी भी सरकार आ जाती, यही चल रहा है, कितने सारे प्रधानमंत्री चेंज होते रहे। तो ये चीज़ क्या होती है, फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नेंस क्या होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, राइट। पॉलिसी कौन बनाता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, वो लॉ वगैरह बनाते हैं और ये उसको इंप्लीमेंट करता है। लेकिन क्या लॉ में सारी चीजें डिफाइंड रहती है, नहीं रहती है। मतलब इसके पास बहुत सारा क्या रहता है, डिस्क्रिशनरी पावर भी रहता है। सो देखना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद में क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रहती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को किसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, लॉ, लेकिन लॉ हर जगह डिफाइन है क्या, नहीं, इसके पास बहुत सारे क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर भी है।
फिर नेक्स्ट लिखा हुआ उसके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, प्रेशर भी रहता है उसके ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल किसी ने लॉ ब्रेक किया, भाई आप सिग्नल तोड़ोगे तो चालान कटेगा। हाँ, चालान कटवाने का कौन का काम है? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी किसका काम है? सिविल सर्वेंट का। अगर आपने लॉ ब्रेक किया, आपने सिग्नल तोड़ दिया, अब आपका क्या कटना चाहिए? चालान कटना चाहिए, ये लॉ बोलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को किसके अकॉर्डिंग वर्क करना है? अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब देखना, फॉर एग्जाम्पल ये जो सिग्नल तोड़ा है वो किसी मंत्री ने तोड़ दिया है, तो अब क्या वो उसका चालान काट पाएगा? वैसे तो काटना चाहिए ना, बिकॉज ही मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ। और लॉ बोलता है चालान काटो, लेकिन वो क्या बोल रहा है? मंत्री क्या बोल रहा है? मेरा चालान काटेगा क्या तू? इतना बड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? कौन सा प्रेशर है उसके ऊपर? पॉलिटिकल प्रेशर। या मान लो कोई एसपी है, किसी ने मर्डर कर दिया या कोई अपराध कर दिया, लेकिन अपराधी कौन था? किसी चीफ मिनिस्टर का लड़का था, तो क्या उसको अरेस्ट कर लाएगा डायरेक्ट? वैसे तो उसको करना चाहिए, लेकिन वो कर पाता है क्या? नहीं। उसके ऊपर वर्कलोड भी रहता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि एसपी को फ़ोन आता है कि जिले की रक्षा बाद में करना, पहले अपनी कर लो। समझ में आ रहा है? भिजवा रहे हैं लड़के, देख लेते हैं तुमको। यूपी में ऐसा चलता है, पता है कि नहीं? हाँ, अभी नाम तो मैं लूँगा नहीं, पता चला मुझे उठवा ले वो। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? कैमरा नहीं होता तो बता देता, ठीक है। नेक्स्ट क्या? पब्लिक वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। देखो, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, जो सिविल सर्वेंट रहता है, उसके खुद के भी कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन पब्लिक के भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा? दोनों में बैलेंस। ऐसा नहीं कि वो अपने अपने में ही लगा हुआ, अपने इंटरेस्ट को ही ऊपर उठाने में लगा है। अगर ऐसा होगा तो अगेन वो ट्रस्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ध्यान रहेगा। हमारे यहाँ पर क्या है? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड है क्या? नहीं है। अगेन बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स रहती हैं, तो वो उसको कैसे रूप में यूज़ करे? एथिक्स रहेगा तो प्रॉपर यूज़ करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि भाई इतना पैसा मिल रहा है मुझे साल का, कहाँ खर्च करना ये नहीं बताया, अब मैं उसको कहीं भी खर्च कर दूंगा क्या? हर कहीं जगह। तो मैं प्रायोरिटी दूंगा ना कि भाई ठीक है, पहले हॉस्पिटल बनाऊं, फिर रोड्स बनाऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूं। तो अगर मेरे में एथिक्स होगा तो ही मैं सारी चीज़ें करूंगा। अनएथिकल होऊंगा तो बोलूंगा चलो एक ही डिपार्टमेंट को पूरा पैसा दे दो, राइट। सो वी हैव टू यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। डिस्क्रिशनरी पावर को किसके लिए यूज करना चाहिए? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ईजी है ये। अगेन आपको बता रहा हूं, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15 to 30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। तो प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4500 रुपीज़ ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेन्स का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जल्दी से देखो क्या देखा अपन लोगों ने? वाई एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको सिविल सर्वेंट बोलते हैं, इनमें एथिक्स क्यों जरूरी है? पहला क्या था? सारे एस्पेक्ट्स को टच करता। दूसरा, सिटीजन्स आर नाउ मोर अवेयर। तीसरा क्या था? सिटीजन्स आर नाउ पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस, डेमोक्रेसी में आ गए वो, सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, वेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिटिमेसी होना चाहिए गवर्नमेंट की। फिर क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और प्रेशर रहता है उनके ऊपर। पब्लिक वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट को भी उनको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बोल सकते हैं ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ? अब इंडिया की बात करते हैं अपन। इंडिया में क्या है? वेल डिफाइंड रूल्स एंड लॉज हैं। भाई मोदी सरकार ने एक काम किया, सबसे पहले तो लॉज को क्या कर रहे हैं? मिटाते जा रहे हैं, फिनिश करते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ों पर 10-10 लॉ है। देखो हमारे यहाँ पे 7th शेड्यूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता है कि भाई लॉज कौन बना सकता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे सिर्फ कौन लॉ बनाएगा? यूनियन, मतलब सेंटर। कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में जिसपे सिर्फ कौन लॉ बनाएगा? स्टेट। कुछ सब्जेक्ट कहाँ है? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में कौन लॉज बनाएगा? बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। ये जो थर्ड वाला था ना, देखो स्टेट में स्टेट लॉज बना रहे थे धड़ल्ले से। अब जो तीसरा पोर्शन था, इसमें दोनों मस्ती में आ जाएंगे, यूनियन भी और स्टेट भी, कि मैं भी लॉ बनाऊंगा, मैं भी लॉ बनाऊंगा। तो क्या करे उन्होंने? ढेर सारे लॉ बना दिए। अच्छा, वैसे अगर मान लो एक लॉ यूनियन ने भी बना दिया, स्टेट ने भी बना दिया, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन का। उसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, कि अगर स्टेट का लॉ था और उस पर यूनियन ने लॉ बना दिया तो अब यूनियन का लॉ ऊपर हो जाएगा और स्टेट का लॉ ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। ध्यान रहेगा। एक और कंसेप्ट था सीवरेबिलिटी। क्या होता है ये सीवरेबिलिटी? डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। मान लो किसी स्टेट ने लॉ बनाया, किस सब्जेक्ट पे? कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे, है ना। कॉन्करेंट मतलब जहां पर दोनों बना सकते थे लॉ, सेंटर भी स्टेट भी। स्टेट ने लॉ बनाया और लॉ में कितने प्रोविजन डाल दिए उसने? 10 प्रावधान है। अब मान लो यूनियन ने भी लॉ बनाया,
लेकिन यूनियन का लॉ ऐसा था कि ये जो 10 में से एक सब्जेक्ट था वो इसको क्या कर रहा था, स्टेट के वॉयलेट। भाई स्टेट ने टोटल एक लॉ बनाया, उसमें 10 चीज़ें डाली, और जो यूनियन ने लॉ बनाया उसमें भी कुछ ना कुछ था, लेकिन ये जो 10 मैटर में से एक मैटर मैच नहीं खा रहा था यूनियन के साथ, तो क्या पूरे लॉ को मैं रिजेक्ट कर दूं? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 10 में से 9 ओके है ना, हाँ, तो उनको ओके रहने दो, जो सिर्फ एक गलत है उसको क्या कर दो, आप रिजेक्ट कर दो। इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। ध्यान रहेगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था ये। अब इंडिया में देखना, अभी है मल्टीट्यूड ऑफ लॉज, जिसको हम बोलते हैं जंगल ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉज हैं, है ना। लॉज कई बार ऐसे रहते हैं कि कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से रहते हैं कि नहीं, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया, पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बना दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो भी लॉ बन गया, पार्लियामेंट ने जो बोला वो भी लॉ बन गया, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी अपना एक लॉ बना के रख दिया। बताया ही मैंने कॉन्करेंट सब्जेक्ट में क्या होता है। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर किसको फॉलो करे, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करे, पार्लियामेंट को फॉलो करे, या स्टेट लेजिस्लेचर को फॉलो करो, तो उसके सामने क्या हो गया है, कन्फ्लिक्ट आ गया है ना। हाँ, लॉ में कई बार लूप होल्स रहते ना। देखो, टैक्स इवेजन की बात करता हूँ। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स को क्या करना, कर चोरी करना। चोरी करना क्या है, अपराध है। टैक्स इवेजन इज अ क्राइम, बट टैक्स अवॉइडेंस क्राइम है क्या? मैंने लॉज में कुछ लूप होल्स थे, मतलब लॉज में क्या थी, कुछ गलतियां थी, कुछ कमियां थी, मैंने उन कमियों को उपयोग करके मेरे टैक्स को क्या कर लिया, बचा लिया। मैंने टैक्स इवेड किया, क्या, मैंने टैक्स को अवॉइड कर दिया। सो टैक्स इवेजन इज इलीगल, बट टैक्स अवॉइडेंस इज इमोरल। वो गलत है, नैतिकता के तौर पर गलत है, लेकिन वो इलीगल है। क्या, किसी ने टैक्स को अवॉइड करा तो आप उसको जेल भेज सकते हो? आंसर इज नो। ध्यान रहेगा। सो कई बार लॉज में बहुत सारे क्या होते हैं, लूप होल्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है लॉज के बीच में। सेंटर का लॉ है, स्टेट का लॉ है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, हाई कोर्ट कुछ बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 377 है ना, उसमें पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला डीक्रिमिनलाइज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, कैसे तुमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, बोले अभी भी सजाएं बरकरार है। फिर हाई कोर्ट ने कुछ बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है अब हम भी इसको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद जजेस बदले, उन्होंने बोला ऐसे कैसे कर गए तुम, फिर हमने क्या करा, हमने रिवाइज कर दिया और फिर उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, फिर डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब क्या कर रहे हैं ना, सेक्शन 377 के नाम पे तमाशे कर रहे हैं। अब जो बेचारे 2 लड़कों ने या 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली, वो तो डर ही रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा। वैसे उनको कुछ होगा नहीं, वो शादी कर चुके थे, पर फिर भी क्या उनका रिश्ता कहाँ जाएगा, उनको क्या राइट्स मिलेंगे, डिफाइन हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। सो क्या हो रहा है, कई बार कन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज होते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर तो मिली होती है सिविल सर्वेंट्स को बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि लॉ हर जगह डिफाइंड होता है क्या, नहीं होता है। जैसे पुलिस को बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर रहती है, राइट। किसी ने क्राइम किया, पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस के ऊपर रहता है कि कौन सी धाराएं लगाना है, राइट। कई पुलिस वाले पैसे खा के जरा से में 306 307 लगा देते हैं, है ना। 307 मतलब हाफ मर्डर, आपने किसी को चाटा मारा, उनने 307 लगा दी। अब ये चाटा मारना मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर था क्या, ये कायदे से नहीं था, लेकिन उसके बाद डिस्क्रिशनरी बोला आपने इतनी जोर से मारा चाटा कि मर सकता था, बुढ़ा आदमी था, बोले वो। तो ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज किया जा सकता है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। करते हैं क्या यूज, अपने मिसयूज अपने यहाँ तो एक एग्जाम्पल है, सेट कर दिया हमने कि हाउ टू मिसयूज पावर्स, राइट। वो आप कहाँ से सीख सकते हो, इंडिया से। नेपाल के प्रधानमंत्री इंदौर आए थे, क्यों आए थे, स्वच्छता का मॉडल देखने, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सर्टेन सिचुएशन ऐसी रहती है जहां पर कोई लॉ होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सो ओनली लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन कैन नॉट मेक द एडमिनिस्ट्रेशन बेटर, देयरफॉर वी नीड टू डेवलप कंसाइंस अमंग द एडमिनिस्ट्रेटर। कंसाइंस मतलब क्या, देखो ये सारी सिचुएशन ऐसी है जहां पर वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन अब वो डिसीजन अच्छा कब लेगा, उसके लिए हमको क्या जगाना पड़ेगा, उसका कंसाइंस। कंसाइंस मतलब उसका जमीर, उसकी अंतरात्मा को झंझोड़ना पड़ेगा कि जाग जा, भ्रष्टाचार मत करे, चाटा मारने पे कौन से केस मत लगा, हाफ मर्डर के। ध्यान रहेगा, इजी है। तो कंसाइंस को कैसे जगाया जा सकता है वो भी देखेंगे। पर ये समझ में आया इंडिया के सिचुएशन क्या है। इंडिया कुछ ऐसा है अपना, इकोनॉमिक सर्वे में भी अपन ने देखा था इंडिया की हालत कैसी थी, ऐसी। फिर बोले अब इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे अपन, ध्यान रहेगा। अब कंसाइंस को कैसे जगाएं अपन, आदमी की अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा। क्यों जगाना पड़ेगा, ताकि वो इन सिचुएशंस में, ये वाली जो सिचुएशंस है यहाँ पर प्रॉपर डिसीजन ले पाए, है ना। एथिक्स को फॉलो करे, उसको एथिक्स को फॉलो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले कंसाइंस। कंसाइंस मतलब जमीर, ये एक इंटेंजिबल चीज रहती है, आप इसको छू सकते हो क्या, जमीर को आदमी के, वो अंदर रहता है, सबके होता है। हाँ, अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो,
फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15 to 30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो कंसाइंस को कैसे जगाया जाए, तो देखो हम लोग कुछ उसके लिए वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी वैल्यूज है और वैल्यूज क्या है, इट्स लाइक वर्च्यूज है ना, गुड वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल हमने बोला लिबर्टी को प्रमोट करना है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है। सो ये क्या कर रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन से उसके कंसाइंस को बता रहे हैं कि दीज आर गुड वैल्यूज, आप भी क्या करो, इनको प्रमोट करो। इक्वालिटी मतलब क्या होता है, पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल, मैं भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, दिस इज इक्वालिटी है ना। लिबर्टी मतलब अगर कोई इंडिविजुअल वोट दे सकता है तो मैं भी दे सकता हूं, लिबर्टी है। तो ये कुछ वैल्यूज है, हमने कहां से सिखाई उसको, कॉन्स्टिट्यूशन से। आप भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या सिविल सर्वेंट बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसलिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, ताकि आप ये वैल्यूज को क्या कर सको, याद कर लो। क्यों याद कर लो, ताकि आपका कंसाइंस जो आपका जमीर है उसको पता रहे क्या सही है क्या गलत है, क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, ध्यान रहेगा। फिर हम कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब भाई जब भी आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है सिविल सर्वेंट का भी और एथिक्स का भी, कि भाई आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था इकोनॉमिक्स में कि कुछ IRS मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर ने मन से उठे और एक दिन एक रिपोर्ट बना दी और बोला गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिए हैं अगर ये ना लिए होते और उनके बदले ये लिए होते तो शायद अच्छा हो गया होता। उन्होंने क्या किया, उनको किसी ने बोला था क्या ये करने के लिए, मन से उन्होंने होशियारी करी। कितने थे, 25-30 थे वो लोग। उन्होंने सोचा चलो बढ़िया बढ़िया अपन जनता के सामने एक रिपोर्ट रखते हैं। बाद में सरकार ने क्या बोला, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एथिक्स में क्या लिखा हुआ है कि तुमको ये नहीं करना था, तुमने मन से कर दिया। सबको क्या दे दिया उन्होंने, कारण बताओ नोटिस, स्पष्टीकरण बोला ना कि अब सब क्लैरिफाई करो कि मन से क्यों करा, नहीं करा तो अब तुम क्या लो, पनिशमेंट लो। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, ये भी उनको बताना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी है, इन लोगों का काम क्या है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का। अगर पॉलिसी बहुत हिट हो गई तो उसका क्रेडिट कौन लेगा, सिविल सर्वेंट लेगा क्या, नहीं, पॉलिटिकल हेड लेगा, विधायक लेगा, चीफ मिनिस्टर लेगा, प्राइम मिनिस्टर लेगा, राइट। ये नहीं लेगा क्योंकि पॉलिसी बनाई किसने थी, उसने। और अगर पॉलिसी फेल हो गई तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब भी उसी मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अच्छा होगा या बुरा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पॉलिटिकल हेड की। और ये तो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका काम है एग्जीक्यूशन का। तो इसको मीडिया वगैरह में भी आना चाहिए क्या, ज़्यादा नहीं। जैसे आजकल तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यंग IAS IPS क्या करते हैं, बिल्कुल यूट्यूब पे छाए हुए हैं। क्या वो सही है, एक्चुअली वो गलत है। ध्यान से देखना क्यों गलत है, उनका पूरा ध्यान किस में रहता है, सोशल मीडिया पे रहता है कि यार अभी मैं गया हूँ गरीब से मिलने तो अब मुझे जबरदस्ती कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको ठांसना पड़ेगा, भले ही वो सही है उसकी जगह पे। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाना। तो उसका पूरा ध्यान किस तरफ है, व्यूज वगैरह की तरफ है। क्या वो सच में काम पे ध्यान दे रहा है, नहीं। तो सबसे पहले तो क्या, कोड ऑफ कंडक्ट में शायद ये चीज हो सकता है ना लिखी हो, क्योंकि यूट्यूब वगैरह तो अभी आए। कोड ऑफ कंडक्ट तो आज से 100 साल पुराने चल रहे हैं, कॉर्नवालिस के टाइम से चल रहे हैं ना, 1900 से। हाँ, तो ये सब चीजें समझ रहे हो, तो उनके कोड ऑफ कंडक्ट भी लिखे, उनको सिखाते भी कि ये आचरण अच्छा है, ये आचरण बुरा है। तीसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाती है तो उसको क्लियरली आउटलाइन करना चाहिए कि भाई ये हमारी पॉलिसी है और ये चीजें इसमें मेंशन्ड है, राइट। जो भी उसके गोल्स वगैरह उसको क्या करना चाहिए, क्लियरली मेंशन, ताकि इसके पास डिस्क्रिशन ना रह जाए। डिस्क्रिशनरी पावर को क्या करना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए। गवर्नमेंट प्रॉपर बताए कि हमारी ये जो पॉलिसी है इसका एम ये है, हम ये चीजें अचीव करना चाहते हैं। समझ में आया। कंसाइंस को कैसे जगाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स का है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को प्रॉपरली क्लियरली क्या करना चाहिए, आउटलाइन करना चाहिए। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैंने अभी बताया था क्या था, ऑर्गेनाइजेशन जिसका कुछ ना कुछ एक क्या होता है, गोल होता है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ गोल्स हैं। सो वो अपने गोल्स को क्या करें, एकदम क्लियरली डिफाइन बताएं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या गोल को अचीव करना चाहते हैं। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करें, एकदम क्लियर बना दे, ध्यान रहेगा। फिर ट्रेनिंग ऑफ वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है, ये सब क्या है, वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज क्या करना चाहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को प्रमोट करना चाहिए, तो हम उनकी उसको क्या दें, ट्रेनिंग दें कि आप ये सारी चीजों को कैसे अचीव कर सकते हो। लास्ट क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो कैसा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो वर्क करता है टू अचीव द गोल, यही देखा था। जैसे विष्णुगुप्त एकेडमी इज अ ऑर्गेनाइजेशन, है ना।
और वो क्या करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किसी गोल को अचीव करना चाहता है। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई काम किया, फीडबैक मैकेनिज्म देखना गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं रहता। आपने कोई काम किया, आप किसी को रिव्यू कर सकते हो क्या, नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कहीं से शॉपिंग की, फॉर एग्जांपल रिलायंस स्टोर से शॉपिंग करके आए, आप शॉपिंग करते हो, तुरंत आपको एक रिव्यू का लिंक आता है कि अब आप रिव्यू करो कैसा लगा। तो वो लोग ये क्या यूज कर रहे हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, कि जनता को सर्विसेज देने के बाद का उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो फीडबैक मैकेनिज्म कहाँ होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी होना चाहिए, कि कोई पॉलिसी को उसने इंप्लीमेंट किया तो जनता क्या करे, फीडबैक दे पाए। फीडबैक से क्या पता चलता है, कमियां, ये भी पता चलता है परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है, बोल सकता हूं मैं, है ना। फिर ऑर्गेनाइजेशन को कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि देखो जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आरटीआई क्या प्रमोट कर रहा है यहाँ पर, आरटीआई क्या प्रमोट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी, कि भाई आप जो काम कर रहे हो, आप बंद कमरे में काम कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि आप पैसा किसका यूज कर रहे हो, पब्लिक का। सो एटलीस्ट पब्लिक के लिए तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए ना, आप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। और ट्रांसपेरेंट आप कैसे होगे, जब आप पब्लिक को रिस्पॉन्स करोगे। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, भाई ऐसा क्यों, आपने बोल दिया नहीं बता रहा, ये चीज गलत है ना। तो उसके लिए क्या लेके आई गवर्नमेंट भी, आरटीआई, की बताना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर कई जगह ऐसी भी चीज रहती है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी रहती है ना। तो कई बार उसको बचाने के चक्कर में क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी वॉयलेट हो जाती है। वो भी अपन देखेंगे डिलेमास में, ध्यान रहेगा। फेयर होना चाहिए उसको, फेयर मतलब जस्टिस होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया। क्या देखा हम लोगों ने, कॉन्साइंस को कैसे जगा सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट के अपनी पॉलिसीज को प्रॉपरली आउटलाइन करे। ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसका विजन वगैरह क्लियर होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ट्रेनिंग कर दो वैल्यूज की। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, फेयर, और क्या होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म। इजी है। अब देखना, जो भी अपन ने 6 चीजें पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन, कोड ऑफ कंडक्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह क्लियर होना चाहिए, जो भी ये पढ़ी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर किसी के भी कंसाइंस को जगाना है तो एक लाइन में क्या बोलोगे, वी हैव टू क्रिएट एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये सारी चीजें, है ना। ये कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो कंसाइंस को कैसे जगाओगे, बाय क्रिएटिंग एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक लंबी प्रोसेस है, क्या एक दिन में जागता है, नहीं। इसलिए तो सिविल सर्वेंट आपको डायरेक्ट बनाते हैं क्या, पहले पढ़वाते हैं, प्री पढ़वाते हैं, मेंस पढ़वाते हैं, खूब पढ़वाते हैं, और फिर धड़ल्ले से फेल करते हैं, यही करते हैं। हाँ, ध्यान रहेगा। इट इज अ प्रोसीजर एंड पॉलिसी सो दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल मतलब जो भी लोग काम करते हैं, एक्ट एथिकली, ध्यान रहेगा। सो वी हैव टू क्रिएट एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सभी को समझ में आया। अगेन आपको बता रहा हूं, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15 to 30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। तो प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेन्स का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्या क्या किया अपन लोगों ने। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है मैंने, पब्लिक वैल्यूज। इसको कब करेंगे अपन, कल करेंगे, ठीक है। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है क्या। पब्लिक वैल्यूज अगर आपने ब्रेक कर दी, पब्लिक वैल्यूज मतलब क्या होता है, चलो एक लाइन में बता देता हूँ। पब्लिक वैल्यूज मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज जो पब्लिक चाहती है और उसको कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी, सब चाहते हो, कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट, है ना। करप्शन फ्री सोसाइटी आप सब चाहते हो, कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट। सो ऐसी वैल्यूज जिसको कौन सस्टेन करवाता है, गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक। लेकिन अगर पब्लिक वैल्यूज को ब्रेक कर दो तो क्या होता है, ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, तो लोगों का गवर्नमेंट पे से क्या हो जाता है, विश्वास हट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग क्या चाहते थे, करप्शन फ्री सोसाइटी। कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ, गिन पाओगे क्या इसको, लॉस टू द नेशन, इतने जीरो लगे हुए हैं इसमें। अब गिन लेना घर जाके आराम से, बिना गलती करे। हाँ, तो ये क्या हुआ, करप्शन हो गया। करप्शन हो गया मतलब पब्लिक वैल्यूज क्या हो गई, आपने ब्रेक कर दी, गलत कर दिया ना, मिसयूज कर दिया, अनएथिकल बिहेवियर कर दिया। तो इससे लोगों का भरोसा सरकार पे से उठ जाएगा क्या। हाँ, अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो फिर अगेन जनता आप टैक्स वैक्स भरेगी क्या, बोले इतने इतने के तो घोटाले कर दिए तुमने टैक्स से, सड़कें बनाना थी, अस्पताल बनाने थे तो घर ले गए पैसा, ध्यान रहेगा। तो जब भी करप्शन होता है या अनएथिकल बिहेवियर होता है गवर्नमेंट की साइड से, तो गवर्नमेंट और सिटीजन का ट्रस्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ध्यान रहेगा। डाउट है किसी को, कुछ बोलो।
हाँ कहाँ है, अच्छा ये, हाँ ये भी देखना, ये भी बिल्कुल, ये है ना सबसे, जो दुनिया में सबसे खराब शासन हो सकता था वो किसका था, मुगलिया शासन था। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बाबर, पहली बात तो आक्रमणकारी लुटेरे थे। शाहजहां, इसने क्या बनवाया था, ताजमहल। अगेन ब्रेक ऑफ पब्लिक वैल्यूज। पैसा कहाँ से, इसके बाप का पैसा था वो, किसका पैसा था वो, जनता का पैसा था। उस समय भारत में फेमिन आया हुआ था, फेमिन मतलब अकाल पड़ा हुआ था, भारत में अकाल पड़ा था, और ये क्या, बीवी के चक्कर में ताजमहल, बीवी की याद में बोले मर गया, प्यार की निशानी। अरे बेवकूफ, इसको राजा बनाया था प्यार मोहब्बत करने, ये क्या करते रहा, मौज मस्ती में। हाँ, ज्यादातर मुगल शासन क्या था, पूरे नशे में डूबे रहते थे, मांडव वगैरह उन्होंने अपनी प्लेजर कैपिटल बना रखी थी, तो इन लोगों को पब्लिक से ज्यादा मतलब ही नहीं था। तो जनता को भी ज्यादा मतलब था क्या, नहीं मतलब था। पब्लिक वैल्यूज को इन्होंने हर्ट किया, पूरे समय जनता को लूट खसूट में लगे रहे। औरंगजेब तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना, सबसे बड़ा लुटेरा। टीपू सुल्तान, वो भी यही करता रहा। टीपू सुल्तान कोई वॉरियर वगैरह नहीं था, वो क्या था, अपनी टेरिटरी को डिफेंड करता रहा पूरे टाइम, राइट, जनता को लूटते रहा। याद रहेगा, ये सब भी क्या है, ब्रेक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। वैसे ये यहाँ पे शाहजहां मुमताज को नहीं दे रहा है, और किसी को दे रहा होगा, मुमताज के चक्कर में दे रहा होगा दूसरों को तलाक, ध्यान रहेगा। ठीक है, बंद करें, ओके, कोई डाउट, ठीक है। स्लाइड अभी शेयर कर दूं मैं, किसको शेयर कर दूं ये बताओ, एक सेकेंड रुको, अभी कर देता हूं शेयर। हाँ अब यूज करने लगा ना, ये लो, किसको भेज दूं, हाँ रुको एक सेकंड, ग्रुप का क्या नाम है, इंग्लिश मीडियम रॉक्स, चलो भेज दिया, उसमें यहाँ से तो चला गया है, धीरे धीरे जा रहा है, रुक जाओ, बड़ी फाइल है, ठीक है। तो ये क्लास बंद ही करिए ना कि आज की करिए, पूरी कर दी है, बस आज के कुछ 2-4-5 स्लाइडें शायद नहीं होंगी, वो भी कर दूंगा, है ना, ठीक है। फिर एक मोरालिटी और क्या कहती है, जब तक टीचर क्लास में है ना, ये मोरालिटी नहीं कहती, एथिक्स भी कहती है कि जब तक टीचर क्लास में, जब तक आपको शांति से बैठे रहना है, इट इज एक्सेप्टेड बाय द मेजोरिटी। शायद अपने अभिषेक की मोरालिटी क्या कहती है कि टीचर क्लास में तब भी चले जाओ। सो मोरालिटी में डिफर फ्रॉम एथिक्स, बोल सकते हैं। एथिक्स मतलब सोसाइटल ओरिएंटेशन, और मोरालिटी मतलब इसका इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। इसकी वैल्यूज खराब है, इसलिए इसमें मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी नहीं है तो एक अच्छी एथिकल सोसाइटी बनाएगा क्या, नहीं। अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15 to 30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेन्स का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।